कल मैंने आपको 12th क्लास की लेखा शास्त्र के सब्जेक्ट में सिलेबस के बारे में बताया और साझेदारी के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी दी। साझेदारी का विकास क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, एकाकी व्यापार की जो कमियां रही, अर्थात एकाकी व्यापार के अंदर सबसे बड़ा दोष उसके सीमित संसाधन, उसके सीमित प्रबंध, सीमित क्षमता, असीमित उसका अस्तित्व होने के कारण साझेदारी का उद्भव हुआ। और साझेदारी का जो उद्भव होता है वो पारस्परिक सहमति अर्थात अनुबंध के आधार पर होता है। साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को करते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। यहाँ वैधानिक शब्द इसलिए जरूरी है कि व्यवसाय तो कहीं भी किया जा सकता है और व्यवसाय लाभ कमाने का उद्देश्य रखते हुए किया जाए जो वैधानिक हो उसे ही साझेदारी में शामिल किया जाता है। हमारी इस साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और कंपनी अधिनियम 2013 जो 2014 में लागू हुआ, जिसने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जो तैयार किया गया, उनमें सदस्यों की संख्या पर निश्चितता तय की गई। साझेदारी में कम से कम 2 और साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम व्यवसाय करने वाले 20 और बैंकिंग क्षेत्र के लिए 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति निर्धारित किए गए। साझेदारी की जो सबसे मुख्य विशेषता है व्यवसाय की, उसमें कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके अलावा इन साझेदारों के मध्य में समझौता होना जरूरी है अर्थात अनुबंध होना जरूरी है। ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिखित समझौते को ही अधिक मान्यता दी गई है। अतः लिखित समझौता तय किया जाता है जिसे हम आगे साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। साझेदारों के मध्य इस संलेख में किन बातों का समावेश होगा ये हम आगे बताएंगे आपको। लाभों का विभाजन अर्थात साझेदारों के मध्य जब तय होता है कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाए तो वो पहले से तय किया जाता है। यदि इस संबंध में पहले किसी प्रकार का कोई अनुबंध ना हो तो ये लाभ साझेदारों में प्रत्येक स्थिति में बराबर बांटे जाते हैं। साझेदारों का एक उद्देश्य है, हम साझेदारों को जो नाम दे रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए लिया जा रहा है जो व्यवसाय कर रहे हैं और जिस संस्था का नाम दिया गया उस संस्था के लिए साझेदारी फर्म कहते हैं। तो यहाँ एक व्यवसाय का होना भी आवश्यक है। ये व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि साझेदारी वैधानिक व्यवसाय के द्वारा लाभ कमाने का कार्य करता है। इसके अलावा अधिनियम की बात आती है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू किया गया। व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा या सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा भी या कुछ साझेदारों द्वारा भी किया जा सकता है। इन सभी साझेदारों का उत्तरदायित्व ऐसे भी होता है अर्थात फर्म में होने वाले हानियों लाभों को वे परस्पर विभाजित करते हैं, परंतु यदि किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व वहन करना हो और किसी साझेदार की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो तो अन्य साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी इसे पूरा करते हैं। ये पृथक अस्तित्व नहीं है अर्थात पृथक अस्तित्व का मतलब जब अकाउंटेंसी पढ़ाई गई तो ये बताया गया था 11th क्लास में कि पृथक अस्तित्व अवधारणा होती है अर्थात व्यवसाय और व्यापारिक दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो जैसा कि असीमित दायित्व के आधार पर बताया गया कि सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, तो ये पृथक अस्तित्व व्यवसाय का और साझेदार का अस्तित्व अलग नहीं होता, ये भी एक समान रहता है अर्थात वो साझेदार अपने व्यक्तिगत संपत्तियों के द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करता है। साझेदारी की विशेषता के बाद साझेदारी के प्रकार पर अगर ध्यान दें तो साझेदारी के प्रकारों को कुल 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। दायित्व के आधार पर, समय अनुसार, समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर।
ये जो 4 प्रकार है, इन 4 प्रकार में अगर हम दायित्व को ध्यान रखें तो दायित्व के आधार पर सीमित साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी, ये 2 प्रकार बनाए गए। अर्थात एलएलपी साझेदारी अधिनियम 2008 जो लागू हुआ, उसके आधार पर साझेदारों के दायित्व उनकी पूंजी तक निर्धारित किए गए। उसमें साझेदार की पूंजी तक ही साझेदार अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। जबकि भारतीय साझेदारी अधिनियम ने बताया कि साझेदार का दायित्व सामान्य व्यवसाय में असीमित होता है, अर्थात वह व्यक्तिगत रूप से भी अपने व्यवसाय के दायित्वों को निर्वाह करने के लिए उत्तरदायी होता है। निश्चितकालीन अर्थात जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक निश्चित समय के लिए साझेदारी, ऐसी साझेदारी जो निश्चित समय के लिए की जाती है, अर्थात उस समय की समाप्ति के साथ ही साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। जबकि सामान्य रूप से देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय का समय अनिश्चित होता है। साझेदारी का व्यवसाय लंबे समय के लिए किया जाता है, उसका समय अनिश्चित होता है। इसी प्रकार उद्देश्य को ध्यान रखते हुए साझेदारी के 2 प्रकार बताए गए, ऐच्छिक और विशेष। ऐसा व्यवसाय जो साझेदारों की इच्छा विशेष पर निर्भर करता है। साझेदार यदि एक साझेदार व्यवसाय से चले जाए, बाकी साझेदार व्यवसाय चलाना चाहे, तो उस व्यवसाय को हम ऐच्छिक साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। जबकि किसी कार्य विशेष के लिए, किसी समय विशेष के लिए और कार्य विशेष के लिए कोई व्यवसाय किया जाता है, जैसे मकान बनाने के लिए साझेदारी, सड़क बनाने के लिए कोई साझेदारी व्यवसाय, जिसे आप संयुक्त साहस का नाम देते हैं, किया जाने वाला व्यवसाय विशेष साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। वैधता के आधार पर वैध और अवैध 2 प्रकार की व्यवसायिक साझेदारी बताई गई। वैध साझेदारी जो नियमानुसार और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो कार्य किया जाए, जो वैधानिक हो, उसे वैध साझेदारी माना गया। इस वैध साझेदारी के तहत साझेदारों की संख्या निर्धारित होती है, उनके द्वारा लाभ हानि का अनुपात निर्धारित होता है, उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है और सरकारी नियमों की पालना की जाती है, वैधानिक नियमों की पालना की जाती है। जबकि अवैध साझेदारी उस साझेदारी को माना जाता है जो साझेदारों की संख्या जो निर्धारित की गई उनसे कम या ज्यादा हो, या उनका कार्य अवैध हो जाए, अर्थात जिस पर सरकार प्रतिबंध लगा दे। अर्थात साझेदारी व्यवसाय तो वैधानिक था, परंतु कुछ समय पश्चात सरकार यदि उस कार्य को अवैध घोषित कर दे, रोक लगा दे, तो उसे अवैध साझेदारी का कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि साझेदारी व्यवसाय लोक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध हो, तो उसे भी अवैध साझेदारी माना जाता है। ये साझेदारी का एक चार्ट है साझेदारी प्रकार का, जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और याद करने के दृष्टिकोण से इसे अपने नोटबुक में भी